सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 साइकोलॉजी का पहला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में सेकंड पार्ट दैट इज़ पार्ट बी वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। सो जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि विल्हेम वुंट 1879 में पहला साइकोलॉजी का लैबोरेटरी बनवाए थे लिप्जिग जर्मनी में। तो उन्होंने ही स्ट्रक्चरलिज्म पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका मेन इंटरेस्ट था कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानने का एंड व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। सो इफ द वॉल इज़ द माइंड, ही वॉज हैविंग एन इंटरेस्ट टू नो अबाउट द ब्रिक्स, क्या वो चीज़ें हैं जो माइंड्स को बनाती हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक प्रोसेस का यूज़ किया जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। नाउ इंट्रोस्पेक्शन मीन टू इंटरप्रेट विद इन। आप सेल्फ इवैल्यूएशन बोल सकते हो इन सिंपल टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मूवी देख के आए हो, सपोज़ आप गली बॉय मूवी देख के आए हो, तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सीन्स मेरे को अच्छे लगे और दूसरे सीन्स मेरे को इतने सही नहीं लगे। तो आफ्टर ओनली इंट्रोस्पेक्शन आप किसी दूसरे को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। तो इंट्रोस्पेक्शन में जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को बोला कि आप डिटेल वे में बताइए कि आपके थॉट्स, आपकी एक्सपीरियंस, आपके फीलिंग्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये लेस साइंटिफिक था। कोई आउटसाइड ऑब्जर्वर, कोई दूसरा साइकोलॉजिस्ट ये रिपोर्ट्स या ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई नहीं कर पाया था और इसी वजह से स्ट्रक्चरलिज्म सारे साइकोलॉजिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सो अभी नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। सो फंक्शनलिज्म में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने पहला जो साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पे उनका फोकस था ऑन फंक्शंस ऑफ माइंड एंड ब्रेन एंड हाउ दे आर हेल्पिंग द पीपल टू डील विद देयर एनवायरनमेंट। सो इफ the mind is the wall, they were interested to know what was the function of the wall rather than knowing its structural elements। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जॉन डेवे जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया that humans seek to function effectively by adapting to the environment। सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगी। अगर आप एक नई यूनिवर्सिटी, एक नए कॉलेज को आप ज्वाइन करते हो, तो जब तक आप वहाँ के लोगों से, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ, वहाँ के कल्चर के साथ आप एक्वांटेड या अडेप्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आप सही से फंक्शन नहीं कर पाओगे। तो यही वो बताना चाहते हैं। सो नेक्स्ट इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। Gestalt psychology, they focused on organization of perpetual experience. Now, perpetual experience को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा what is perception. Perception is a process of understanding. आप एक चीज़ को जब समझते हो, उससे जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। उनका मानना था दैट एक्सपीरियंस इज मोर देन द इनपुट्स रिसीव्ड बाय द एनवायरनमेंट। सपोज अगर मैं आपको ये रेडियो दिखा रही हूँ, ठीक है, रेडियो, तो आप पहले ये देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले देख रहे हो कि अच्छा ये ऊपर हैंडल है एंड यहाँ पे साउंड आने के लिए ये सब बना हुआ है एंड देर यहाँ पे मैं वॉल्यूम बढ़ा सकती हूँ एंड स्टेशन चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा भी है। सपोज इसको आप देख के पहला आपको याद आया कि ठीक है, मैं इससे आपको याद आया ऑल इंडिया रेडियो के बारे में याद आया, आपको याद आया कि आपके पापा सुनते थे कि पहले वाले जनरेशन रेडियो ज़्यादा यूज़ करते थे। तो इट्स मोर देन दैट। So experiences are holistic in nature. So next is psychodynamic approach. So here Sigmund Freud ने बोला that let's concentrate on unconscious mind. So according to him, behavior is a dynamic manifestation of unconscious desires and conflict. Now why it is dynamic? Because it varies, it changes and is not at all static. There are a lot of desires that we have in our unconscious mind and there is a continuous conflict between them. Then he introduced a procedure called as psychoanalysis, and with that he was able to cure some of the most serious psychological disorders like schizophrenia.
According to him, human beings were motivated by their unconscious desires for gratification of pleasure, which was mostly the sexual needs and the aggressive tendencies or traits of a human. उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया। यहाँ पे द कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, उन्होंने कहा दैट वाई वी शुड बी सो नेगेटिव, लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट। उन्होंने कहा दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्चुअली मोटिवेटेड बाय देयर गोल्स, बाय देयर इनर पोटेंशियल, बाय देयर विश टू अचीव द पीक परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ों से एक ह्यूमन मोटिवेटेड रहता है, ना कि किसी अनकॉन्शियस डिज़ायर से। तो यही उनका मानना था और they were more interested and they emphasized more on human freedom and human dignity. Next is cognitive perspective. Now cognition is a process of knowing, किसी चीज़ को जानने का तरीका जो है उसको हम cognition बोलते हैं. It includes your understanding, perceiving and so on. So उन्होंने बताया that mind is a kind of computer where it tries to stores the information, then receive it, transform it and tries to retrieve that information later. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बुक में एक चीज़ पढ़ी, सपोज़ एक हिस्ट्री का डेट आपने याद कर लिया, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वहाँ पे आपने कुछ इजी याद करने के लिए कुछ गाना बना दिया या फिर निमोनिक्स का यूज़ किया या फर्स्ट लेटर देख के कुछ एक बना के उसको याद करने का ट्राई किया। उसके बाद बहुत टाइम हो गया, सपोज़ 2-3 साल चले गए, अचानक से आप एक बुक पढ़ रहे थे, वो सेम डेट आपके सामने आया, तो आपको वो सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे याद होने लगी। सो यू ट्राई टू रिट्राइव दैट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बताया गया है दैट ह्यूमन बींग्स tries to construct their mind and it is through interaction to their physical and social world. जो interaction physical और social world के साथ इंसान का होता है वो उसी से ही अपने माइंड को धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करता है। एग्जाम्पल में जीन पैगेट का थ्योरी है जिसको एलाबरेटली आप अपने फर्दर चैप्टर्स पे पढ़ोगे। नेक्स्ट यहाँ पे रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगॉट्स्की बोलते हैं दैट माइंड इज़ एक्चुअली अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म विच इज़ थ्रू इंटरैक्शन बिटवीन अडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे उनने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जब यहाँ पे इंटरैक्शन होता है एक सोसाइटल एनवायरनमेंट में, उसी से ही एक इंसान अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर साइकोलॉजी इन इंडिया। सो जैसे मैं पहले बताई थी कि साइकोलॉजी का पेरेंट सब्जेक्ट है फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी। सो फिलॉसफी इन इंडिया बहुत पहले से था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ण, द वेदस, द उपनिषद्स, धर्मा कॉन्सेप्ट, कर्मयोग एंड लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी को इंडिया में फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाने में नाकामयाब रही। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेंस रहा साइकोलॉजी पे जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एंड इंडिया में पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1915 में बनाया गया। फिर 1916 में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया गया साइकोलॉजी को कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एंड आफ्टर दैट 1938 में जाके डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे डॉक्टर NN सेन गुप्ता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने में। और उनके अलावा प्रोफेसर जी बोस भी थे जिन्होंने स्टार्ट किया इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922। There are 2 centers of excellence which is recognized by University Grant Commission UGC, which is your Utkal University in Bhubaneswar and University of Allahabad। हम लोग दुर्गानंद सिन्हा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1986 में जिसका नाम था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजी इन इंडिया का एवोल्यूशन बताया है 4 फेजेस में।
सो पहला फेज टिल इंडिपेंडेंस उन्होंने कहा दैट इट वाज मोर काइंड ऑफ ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, साइकोएनालिसिस प्रोसेस के ऊपर, वहाँ पे ज़्यादा उनका ध्यान गया था। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी डिसिप्लिन्स जो थी वेस्टर्न कंट्री से कॉपी की गई थी। नेक्स्ट फेज जो था, जो 1960s का था, वहाँ पे उन्होंने, जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वेस्टर्न जो थ्योरीज थी साइकोलॉजी की, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने का ट्राई किया। जो थर्ड फेज था, दैट इज़ पोस्ट 1960s, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा देयर वाज ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न थ्योरीज एंड देयर इट स्टार्टेड द प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। उन्होंने इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, इट कैन बी योर पॉवर्टी, इट कैन बी जेंडर इनइक्वालिटी, इट कैन बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो सारी चीज़ें इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। नाउ द फोर्थ फेज जो 1970s का था, इट वॉज द स्टेज और द फेज ऑफ इंडिजनाइजेशन। यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजिस्ट इंडियन सोसाइटी को बेस बना के बहुत सारी थ्योरीज बनाए विच वॉज मच मोर रेलिवेंट एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थ्योरी। सो नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, हाउ वी स्टोर इट, हाउ वी एक्वायर इट, हाउ वी मैनिपुलेट, वी चेंज और ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन, ये उसके ऊपर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इट कैन बी योर अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड सो ऑन। सो यहाँ पे बोथ एक्सपेरिमेंटर्स नेचुरल सेटिंग में विच कैन बी कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल अप्रोच और लैबोरेटरी सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। नाउ इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर नर्वस सिस्टम एंड जेनेटिक्स। इसी के अंडर ही एक और एक डिसिप्लिन है विच इज़ न्यूरो साइकोलॉजी विच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन न्यूरल कम्युनिकेशंस इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के बीच कैसे मैसेज आता जाता रहता है, ये उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नाउ इट ट्राइज टू फोकस ऑन द फिजिकल, सोशो कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे ये सारी चेंजेस कैसे होती हैं, ये उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी बिकम व्हाट वी आर। आज हम जो हैं वो कैसे हुआ, व्हाट वाज द प्रोसेस, क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस की, क्या वो सोशो कल्चरल थी या वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कैन बी योर इमोशन, इट कैन बी योर एटीट्यूड, इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डाला, वो ये सब जानना चाहते हैं। So then comes social psychology. So social psychology focus on how people they are affected by their social environment, how people think and how they try to influence others. So यहाँ पे important topics हैं attitude, prejudice, conformity, obedience to others and so on. Now यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. From a layman's perspective, we always try to associate the word attitude with some negative trait of a person or associate with ego. However, it is very wrong. ये बिल्कुल सही नहीं है. Attitude का मतलब simply है to form an opinion about any kind of topic. Now opinions can be positive, negative and neutral. So we should stop associating attitude with a negative trait or any kind of ego. So ऐसा नहीं करना है. So back to the topic. Next है cross cultural and cultural psychology. So यहाँ पे concentrate करते हैं what is the role of culture in understanding the human behavior, experience and emotions. So they try to study the human behavior in the socio-cultural context. So then comes your environmental psychology.
So it tries to understand the influence of physical factors like temperature, humidity, disasters on human behavior. इसके अलावा वो ये भी स्टडी करना चाहते हैं कि एक वर्क प्लेस पे फिज़िकल अरेंजमेंट्स जो है वो किसी एक वर्कर का हेल्थ और उसके इमोशनल स्टेट पे क्या प्रभाव डालता है. The next branch is health psychology, which tries to understand that how the psychological factors like stress or anxiety it influence the development, the prevention or treatment of any kind of physical illness. So यहाँ पे जो psychologist का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो उनको पढ़ना होता है, इट कैन बी योर स्ट्रेस, कोपिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट एंड सो ऑन. So next is clinical and counseling psychology. Here they focus on the causes, the treatment and diagnosis of different psychological disorders. So अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बीच. So clinical psychologists they deal with psychotic disorders which are very serious. Counseling psychologists they deal with neurotic disorder. Clinical psychologist के पास they have degree like it can be MA, it can be MSc, MPhil, PhD. Counseling psychologist के पास diploma in counseling and guidance होता है. नाउ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो काम करते हैं हॉस्पिटल्स, मेंटल असाइलम्स में. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दे वर्क इन स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, इट इज़ एक्सटेंसिव एंड बहुत लंबे ड्यूरेशन तक होता है. एंड उनका ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है इट कंसिस्ट ऑफ योर फॉर्मल असेसमेंट. मीन्स इट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन नेचर. बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सपोज़ एक क्लाइंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री उनको ज़रूरत पड़ सकता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने से पहले. वेर एज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस इज़ लेस एक्सटेंसिव, कम ड्यूरेशन तक रहता है. एंड ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ योर इनफॉर्मल असेसमेंट विच इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर. अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट के बीच. So psychologist cannot prescribe medicines to their patient and cannot give electric shocks. But the psychiatrist can prescribe medicine, they can give electric shocks. Now electric shocks बहुत ही worst case पे दिया जाता है जब patient को control कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाता है. सो यहाँ पे अब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे हैव डिग्री इन साइकोलॉजी. इट कैन बी योर MA, MSc, MPhil, PhD. Whereas a psychiatrist they have a degree in they have a medical degree like your MBBS or MD in psychiatry. So next topic is industrial or organizational psychology. Here they try to focus or understand the workplace behavior, relationship between the employee and the employer, and they also try to introduce new programs in order to upgrade the skills of the employees. एंड डिफरेंट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिफरेंट क्राइटेरियाज जिसके कारण अच्छे वर्कर्स को रिक्रूट किया जा सकता है. सो यही सारी चीज़ें एक इंडस्ट्रियल और एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं. द नेक्स्ट इज़ योर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को यूज़ किया जाता है ताकि एक एथलीट और एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे अपनी पीक परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट, अपना 100% कैसे दे सकें. ये एक बहुत ही नया फील्ड है जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, बट रिपीटेडली ये मांग रही है एथलीट्स का, ओलंपिक मेडलिस्ट का, कि उनको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जो उनका जो इमोशनल और फिज़िकल प्रेशर होता है परफॉर्मेंस से पहले उसको कम, उसको लेस इंटेंसिफाई करके उनको मदद करे कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें. Then the next topic is educational psychology. Educational psychology focus on how people of different ages learn. They try to design programs, they try to give different instructional methods, materials ऐसे क्या
वो दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें एंड लर्न कर सकें। इसी के अंडर ही स्कूल साइकोलॉजी आता है, जहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिससे कि एक बच्चे का इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हो सके। एंड इट्स नॉट विथ ओनली नॉर्मल चाइल्ड, ये दिव्यांग के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उन लोग के साथ भी वो डील करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग भी ब्रांचेस हैं, एविएशन साइकोलॉजी, जेंडर साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड सो ऑन। सो विद दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। With this, thank you and have a great day.